ओके। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक्स में ना इट्स सिमिलर टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जी। और इसमें हम लोग ये बेसिकली कवर करते हैं। एक तो दो तीन चीजें आपको करनी आनी चाहिए। एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपने ये ओ लेवल्स में पढ़ा होगा और ए लेवल्स में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक में ये चीजें पढ़ी हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जो ये फॉर्म होती है बेसिकली ए एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो जी। ये करना आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे ख्याल से आपने सीख लिया, वरना दोबारा हम रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर में। जो सेकंड चीज है ना, क्वाड्रेटिक्स से हमें ये पता चलता है कि एक कर्व का एक लाइन के साथ, मतलब जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं वो रियल पॉइंट्स हैं। मतलब हम लोग एक कर्व और एक लाइन को, हमारे पास अगर इक्वेशन दी जाए तो हम उसको इक्वेट करके क्वाड्रेटिक्स अप्लाई करके ये पता कर सकते हैं कि वेदर दे हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब ये है कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं या नहीं है। अगर ए सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये तीन चीजें हम पता लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइजिंग दी रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक्स का काम है। और इसके साथ साथ एक और चीज भी हम फाइंड आउट करते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ किसी भी इक्वेशन की। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, मतलब हमें कहेगा कि इसके एक पर्टिकुलर एक क्वाड्रेटिक कर्व है, जैसे कि इस तरह का। वह हमें कहेगा इस कर्व की हमें वैल्यू भी उसने दे दी होगी, यानी इसकी इक्वेशन हमें दे दी होगी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या यूज चूज करें। हम्म, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें इसने क्वाड्रेटिक कर्व दे दी है। अब वो हमसे पूछना चाह रहा है कि हम इस कर्व की सेट ऑफ वैल्यूज बताएं, अगर फॉर दिस कर्व, जब तक ये कर्व इस वाई एक्स एक्सिस की लाइन से ऊपर ऊपर है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि, पता करना चाहते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसके बियॉन्ड ये कर्व एक्स एक्सिस के अबव है, और कौन सी वैल्यूज हैं जिसके बियॉन्ड ये कर्व एक्स एक्सिस के नीचे नीचे। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल, वो तब ज्यादा इजीली हम देख सकते हैं। तो मोहम्मद, आवाज आ रही है ना आपको? सर मैं सुन रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहली चीज है जो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन फाइंड आउट करना, डिटरमिनिंग रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन। क्वेश्चन, या ये मतलब सिंगल इक्वेशन भी हो सकती है, लाइन एंड कर्व भी हो सकते हैं। ये फर्स्ट केस हो सकता है। दो कर्व्स भी हो सकते हैं। ये सेकंड केस हो सकता है। और जस्ट वन कर्व भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहली एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं कि, और हम एग्जाम्पल सिंगल कर्व की लेते हैं टू अंडरस्टैंड। तो अगर हमारा एक कर्व है जिसके इस तरह के दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, सही है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ जी। इस कर्व के
दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के साथ दो मीटिंग पॉइंट्स बना रहा है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रहा है, तो हम कहते हैं ये मतलब दिस कर्व हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब ये है कि रियल का मतलब है कि हाँ भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये दो रूट्स टोटली डिफरेंट है, ये डिफरेंट वैल्यूज है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, और कोई भी मतलब दे आर डिफरेंट वैल्यूज, कोई सेम वैल्यूज नहीं है। तो ये जी। हमारा फर्स्ट सिनेरियो था, जिसके अंदर कर्व का वाई एक्स एक्सिस के साथ दो मीटिंग पॉइंट्स, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं, और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हमारा जो सेकंड सिनेरियो है या सेकंड केस है, उसके अंदर हमारे कर्व के, ओहो, ये हमारा कर्व का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, यानी एक्स एक्सिस इज बेसिकली व्हाट इज कटिंग द कर्व एट वन सिंगल पॉइंट। तो इस तरह के केसेस में जब एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व, या बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, तो हम कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी सेम रूट है, इक्वल रूट्स का मतलब यही है कि दोनों की वैल्यू सेम है, एक ही रूट है, या आप सिंगल रूट भी कह सकते हो, सिंगल सॉल्यूशन कह सकते हो। या हम इस केस में आप मुझे बताओ मोहम्मद, कि व्हाट इज लाइन बिहेविंग, व्हाट इज लाइन टू द सर कर्व। सिंगल रूट ही होएगा ना इसमें ये। हाँ, नहीं, लाइन कर्व के क्या एक्ट कर रही है, वो टेंजेंट। थोड़े से ना वर्ड, हाँ शाबाश, टेंजेंट भी ऐड करी। तो वो डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है इन क्वेश्चंस, इन इस तरह के क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चंस में वो डिफरेंट कीवर्ड्स और इस तरह की जो है ना वो यूज यूज करता है। तो जी। आपको वो सबका पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है। और फिर हमारा जो थर्ड केस है, एक फोर्थ केस भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बट थर्ड केस इज कि जब एक हमारे कर्व की लाइन के साथ कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, नो सॉल्यूशंस, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, या हम इसको एक और जो है ना वो लफ्ज से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस सिनेरियो को, वो है नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स है, तो फिर आपने अब P3 में जब आप पढ़ोगे तो उधर एक कॉन्सेप्ट आता है, जब रियल रूट्स नहीं होते तो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो जी कि सर। कॉम्प्लेक्स नंबर है। इमेजिनरी रूट्स होंगे, जब रियल रूट्स नहीं होते तो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो अभी अभी B1 के केस के अंदर वो आपसे इमेजिनरी रूट्स की बात और जिक्र भी नहीं करेगा। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब देर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो सॉल्यूशन, या कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है बिटवीन द एक्स एक्सिस या बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, तो हम उसको बस सिंपली नो रियल रूट से डिफाइन कर देंगे। अब ये जो तीन केसेस है ना, इन तीन केसेस को प्रूफ कैसे किया जाता है, यूजिंग अ डिस्क्रिमिनेंट। एक चीज यूज करते हैं हम, एक फॉर्मूला सा है जिसके हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यूज होता है। और डिस्क्रिमिनेंट बहुत देखा देखा है। सर B² - 4AC है ना। और yes, हाँ वही जो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करते हैं।
हाँ जी, उसको उस इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद वही सब्स्टिट्यूट। एग्जैक्टली exactly. तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे कि 25 आ जाती है, तो इसका मतलब हमारे दो आंसर्स है ना, एक प्लस में और एक माइनस में, ऐसे ही है। जी सर। तो इसीलिए हम उस केस के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो अंदर वाली चीज है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है। तो अगर ये जीरो से बड़ी है तो हमारे दो आंसर्स पॉसिबल होंगे। सिमिलरली जब हमारा हमारा टेंजेंट होता है या सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि जब हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जीरो आएगा तो फिर प्लस माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो बस वो एक आंसर ही पॉसिबल होगा। और लास्ट में जब हमारे कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेसर देन जीरो, यानी स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू पे हमें आंसर नहीं आता, नो सोल्यूशन होता है, या कोई रियल रूट्स नहीं आ सकते। ठीक है, एक थर्ड केस भी होता है। थर्ड के फोर्थ सॉरी फोर्थ केस वो ये कहता है, क्वेश्चंस के अंदर जो यूज होता है वो कहता है कि अलाइन, और उसकी इक्वेशन हमें बता देगा, अलाइन डैश मीट्स द कर्व, मीट्स द कर्व y इज इक्वल्स टू डैश, सही है। अब उसने हमें एक लाइन दे दी, एक कर्व दे दी, वो कह रहा है ये लाइन और कर्व मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने हमें डिफाइन नहीं किया कि दो जगह मीट कर रहे हैं कि एक जगह मीट कर रहे हैं। तो इस तरह के केस के लिए हम क्या करते हैं, हम, क्योंकि दिस इज एम्बिगुअस नॉलेज, हमें 100% नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं दी गई कि भाई जो लाइन है वो कर्व को कितनी जगह कट कर रही है, तो हम बस इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। के हो सकता है दो मीटिंग पॉइंट्स हो सकता है एक मीटिंग पॉइंट हो, तो हम ये वाली इनक्वालिटी यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ लग गई? मोहम्मद, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही आ रही। ओके, चलो मैं अब एक क्वेश्चन निकालता हूँ, फिर हम वो कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले हमारे पास एक ये क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है मोहम्मद, ये क्वेश्चन है कि हमें एक लाइन दी गई है जिसके अंदर एक सी वेरिएबल है, जो इसका y इंटरसेप्ट है वो हमें गिवन नहीं है। तो y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, एक लाइन है, वो क्या है, कर्व का, ये जो कर्व है इसका टेंजेंट एक्ट कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए?
जी सर। सर हम ऐसे करेंगे ना। बट सर हमने यही सवाल किया था, सर ने हमें यही करवाया था। यही था। हाँ जी। डिट्टो यही था। जी। डिट्टो यही था। ये ऐसे ही था, हाँ जी, 2x + c होल स्क्वायर = 4x। चलो हम कुछ और कर लेते हैं फिर। जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन। ये मैंने चेंज कर दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के फॉर विच लाइन y is equals to x over k plus k is a tangent to the curve 4y is equals to x squared। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सर ये सवाल भी सर ने करवा दिया हमें। ये भी किया है। जी। लेकिन चले मैं कर लेता हूँ, मैं भूला पड़ा हूँ ऐसे थोड़ा बहुत है ये वाला। ओके। तो y = x/k + k आ गया, और 4y = x² x। हमने बस इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। जी सर। सर बोला इसकी एक होएगा x/k + k, हाँ। और एक है, मतलब इसकी सब्स्टिट्यूशन बता कैसे हुई थी। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स ओवर के प्लस के है ना, लाइन हाँ। के अंदर। हाँ जी। तो अब हम, क्योंकि ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, टेंजेंट का मतलब है कि ये जो लाइन है ये एक जगह कट कर रही है ऐसे। सही है, तो हम इनको इक्वेट करेंगे टू फाइंड दिस पॉइंट। तो इक्वेट कैसे होता है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग। तो हम ये जो पूरा ये है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनटू दिस कर्व। तो हम 4y की जगह x ओवर के प्लस के इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सही है, यानी मैंने ये ऊपर वाली इक्वेशन यूज की है, ये जो इन्होंने हमें दी हुई थी, 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हो रहा है मोहम्मद? सर एक चीज मुझे बताएं, ये तो x² / 4 नहीं आएगा? अच्छा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो वैसे कर लो, एक ही बात है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मुझे भाई। अब हम इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 4x + 4k² ओवर के इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4x + 4k² इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब हमने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे इन इस पूरी चीज को, इन दोनों को मैं दूसरी तरफ मूव कर रहा हूँ। kx² -4x -4k² इक्वल्स 0। ठीक है, और ये हमारी जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है ax² +bx +c इक्वल 0। सही है, जहाँ पे सर ए हमारे इसमें पास के नहीं होगा? a हमारा k है, एग्जैक्टली यस। हाँ जी। बी a इज 4 इक्वल हो गया। टू b इज इक्वल टू -4 हाँ जी, और वो के स्क्वायर हो जाएगा। -4k²। अब आपने बस b² -4ac करना है इसके ऊपर, और टेंजेंट था तो हम b² -4ac इक्वल 0 अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब b की वैल्यू है -4, तो मैं इधर लिख लेता हूँ -4²। फिर -4 फॉर्मूला का, a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है -4k²। तो ये बन जाएगा 16। ये माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर देता हूँ। तो 4 × 4 16k³ ठीक है, इधर तक क्लियर है? मोहम्मद पहुंच गए आप इधर? मोहम्मद आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, मैं कर रहा हूँ। ये 1 आ ओके जाएगा ओके। ना? हाँ, और जब k³ इज इक्वल -1, टू सॉरी, -1। -1 आया, हम जब क्यूब रूट लेंगे आगे तो भी नेगेटिव ही होगा। तो भी नेगेटिव ही आएगा। हाँ शाबाश। जी। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। सर वैसे हम इसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालते? नहीं, हमने इसमें क्वेश्चन में अगर उसने पूछा हो ना कि आप हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, हाँ जी। तो फिर आप निकालोगे एक्स की वैल्यू। फॉर ठीक है। राइट नाउ उसने हमें बस कहा है कि सिर्फ कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। ओके। जब ये दोनों जो है ना, लाइन एंड कर्व, ये एक मतलब एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx +14 is a tangent to the y is equals to 12/x +2 at a point P. Find value of m and hence coordinates of P। अब जो लास्ट पार्ट में आप पूछ रहे थे ना कि x की वैल्यू नहीं निकाली, वो आपने इस पार्ट में, अब आपने P जब फाइंड करना होगा तो तब निकालनी होगी।
पहले आप वही सारा प्रोसीजर करोगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, कि हम जी इन जी। दोनों को इक्वेट करके b² - 4ac इक्वल्स टू 0 पुट इन करके वहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे। जब m आ जाएगा फिर आपने करना होगा। ओके। +14 इक्वल 12/x करेंगे ना? हाँ, 12/x हाँ। प्लस 2। हाँ जी ठीक है, मैं करता हूँ। ओके। सर मैंने a b c निकाल लिया, लेकिन मेरा आ रहा है mx² +12x - 12, तो मैं am लूंगा।
मोहम्मद, आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर, एक दफा ऊपर जाएंगे, मुझे बाकी तो आ गया, बस एक दफा ऊपर जाएंगे। ओके, ये M-3 आ रहा था आपका भी? सर -3 नहीं आ रहा था। ये देखो, आपकी यही इक्वेशन आई है, mx² + 12x - 12। कुछ डिफरेंट आया है? इक्वल्स 12/x + 2 mx² + 12x - 12, यही आया है। सर फिर आपने इस भी पे इसका ए क्या मैंने लिया है? मैंने M लिया है। मेरे साइड पे लिख भी देता हूँ। A = M, B जी इज सर इक्वल्स टू सही है, 12। बाकी सही है सर, सही है, बाकी बाकी हो गया। गलती पता चल गई कहाँ की है? जी सर। ओके, और नीचे पॉइंट P का? सर उसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, उसमें अब ये जो हमने जॉइंट इक्वेशन बनाई थी ना mx² वाली, ये हाँ जी। दोनों कर्व और लाइन की जॉइंट इक्वेशन है। इसके अंदर आप m की वैल्यू -3 पुट करोगे और इसको फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है जी सर। वो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, सिंस कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, और आप इजीली ये वाला जो आखिरी पार्ट है ये 1 मार्क का ही होगा। तो आपने बस डायरेक्ट करना है, ये वर्किंग दिखाने की भी जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी 2। और फिर वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कर्व की या लाइन की, तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आ जाएंगे फाइनली। P के होंगे 2,8। एट। सही है। एक जी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें डिस्कस जी। कर लेंगे। जो सेट ऑफ वैल्यूज वाला है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज मैं चाह रहा था एक इक्वेशन सॉल्व कर लें, ये इस तरह की, ये भी आ जाती हैं। एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आता ही आता है, साथ में इक्वेशन सॉल्विंग भी आ जाती है। इक्वेशन सॉल्विंग कुछ इस तरह की आएगी कि ये 4x - 11x 1/2 +6 = 0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर हम 11 का भी हाफ ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? बस 5.5x। नहीं, पता नहीं सर। नहीं, ये हाफ का मतलब क्या है? हाफ जो पावर x के ऊपर, इसका मतलब क्या है? हाफ नहीं, हाफ 0 पावर रिप्रेजेंट क्या करती है? है, पता नहीं, x का एक डंडा। नहीं, इसका मतलब होता है हाफ पावर का k। जितनी भी पावर्स होती है ना, अगर इस तरह 1/2 है, इसका मतलब है आप x का स्क्वायर रूट ले रहे हो। ये जो ऊपर वाली पावर होती है ये x की होती है, जो नीचे डिनोमिनेटर वाली पावर होती है ये रूट की होती है। अगर मैं इस तरह लिख दूं x5/3, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली पावर है 5, वो x की है, और जो बाकी पावर है वो रूट की है। समझ लग गई? मोहम्मद, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, हाँ सुन रहा हूँ। तो ये फ्रैक्शनल पावर्स, फ्रैक्शनल इंडिसेस को हम रूट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और डिफरेंट रूट्स जो बन जी सकते हैं। सर। फिलहाल हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट है 4x - 11 √x + 6। अब ये √x को कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के जब आपके पास सिनेरियो आएगा ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, खुद से चूज करना है। ठीक है? खुद से कैसे चूज करना है? हम एज्यूम कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल y। हम कहते हैं y = √x। सही है। अगर y √x है तो x क्या हो जाएगा? सिंपल x। जी सर। नहीं, अगर √x जो है वो y के इक्वलेंट है, तो फिर खाली x किसके इक्वलेंट होगा?
तो खाली एक्स, एक्स हाफ। देखो नहीं, जो स्क्वायर रूट एक्स है हाँ हमने जी। उसे वाई के इक्वल रखा, राइट। हाँ जी। अब स्क्वायर रूट एक्स से हम एक्स पे कैसे जाते हैं? उसको स्क्वायर ले लें दूसरी साइड पे, ताकि स्क्वायर शाबाश। स्क्वायर काट तो जाए। अगर हम स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर लेंगे तो फिर वाई का भी। वाई स्क्वायर। हाँ तो शाबाश, तो इधर आएगा वाई स्क्वायर। अब हम अपनी इक्वेशन में जहां जहां एक्स और जहां जहां स्क्वायर रूट एक्स है, हम उसको तब्दील कर लेते हैं। वो इस तरह बन जाएगा 4y² -11y +6 इक्वल 0। ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और जो आंसर्स ठीक है। आएंगे वो y के आंसर्स होंगे, फिर आपने बैक सॉल्व करना है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं ये भी को ये वाली जो इक्वेशन है ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग सॉल्व हो सकती। हम इधर लिख लेते हैं। अ, अब ये 4 × 6 24, और 24 के फैक्टर्स होते हैं 8 और 3, जिससे 11 बन सकता है। तो 4y² -8y -3y +6 इक्वल 0। और हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 4y, y -2। और फिर इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं -3। इधर भी आ जाएगा y -2। अब जब हमने ये y -2 जब दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ गया है तो हम इसको कॉमन करके दूसरी ब्रैकेट में 4y -3 लिख सकते हैं। और हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे, y = 2 और 4y = 3 और y = 3/4। तो हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए हैं y के, y = 2 या y = 3/4। अब हमने बैक सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो पहले हमारा जो आंसर आया था वो था y = 2 का। अब y की खुद की वैल्यू क्या है? हमने क्या सपोज किया हुआ था y को? किसकी जगह लेके आए सर, थे हम y को? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। शाबाश। तो हम इधर लिखेंगे √(x) = 2। अब स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा? बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी स्क्वायर लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। सही है। सिमिलरली जो दूसरा आंसर था जी हमारा वो सर। था y = 3/4। तो अब अगेन हम y की जगह लिखेंगे √(x) = 3/4। अब इधर भी स्क्वायर खत्म करना है और इस पूरे पे भी स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा x = 9/16। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए फॉर x, 4 और 9/16। समझ लगी? तो इस तरह की इक्वेशंस भी आ जाती हैं जो स्लाइटली ट्रिकी होती हैं देखने में, लेकिन अगर आप इस तरह की सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पे चले जाओगे तो वो आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन ही बन जाएगी जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ठीक है मोहम्मद, और कुछ पूछना है आपने? नहीं